अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज। पहले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। पहले हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यू नंबर 1 है, विच हैलोजन विल हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हैलोजन्स हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजन्स कहते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप नंबर 2 है उनके एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वो कह रहे हैं कि जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन होगा हैलोजन के साथ तो किस हैलोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। हैलोजन में हमने 4 पढ़े थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और उसमें हमने ऑर्डर पढ़ा था कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। तो अगर हम देखें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की, उसके बाद है क्लोरीन की, उसके बाद है ब्रोमीन और लास्ट में किसकी आती है, आयोडीन की। तो आयोडीन हमारा क्या हुआ, लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन, तो इसका राइट ऑप्शन हुआ बी। एमसीक्यू नंबर 2 है, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। उसने 4 कंपाउंड्स दिए हैं, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर शो करेगा। हमने ट्रांजिशन मेटल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स होते हैं ना वो कलर्ड होते हैं। तो अब इसमें ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, सिर्फ निकल, बाकी ट्रांजिशन कोई भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ NiCl2, डी ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 3 है, इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। उसने 4 एलिमेंट नीचे दिए हैं, उनमें से वो पूछ रहा है कि किस एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं उनमें अट्रैक्शन की फोर्स सबसे ज़्यादा होगी। ये चारों के चारों ना सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं। सेकंड ग्रुप के मेटल्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे ना तो एटम का साइज़ बढ़ता है और उनके एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम होती है। तो इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे ऊपर होगा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे ऊपर होता है मैग्नीशियम। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम के एटम्स के दरमियान जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। एमसीक्यू नंबर 4 है, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड। उसने 4 ग्रुप दिए हैं, वो पूछ रहे हैं इनमें से किस ग्रुप के एलिमेंट्स जो है ना वो कलर्ड होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 6th ग्रुप। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। उसने 4 आपको ना एसिड्स दिए हैं हैलोजन्स के, वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है, यानी वो ब्रेक हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, HI। HI डिकम्पोजेज ईजिली, ये HI इस तरह डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ड्यू टू द वीक हाइड्रोजन आयोडीन बॉन्ड। इसमें जो हाइड्रोजन के दरमियान और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड है वो काफ़ी वीक होता है और वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये एसिड डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ बी। एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड कहते हैं। तो उसने 4 यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हैं कि कौन सा इनमें से बेसिक ऑक्साइड है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो ग्रुप नंबर 1 है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और उसमें सबसे ऊपर आ रहा है Na2O। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ Na2O, ये सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसको हम अल्कली मेटल्स नाम देते हैं वो ग्रुप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ बी, फर्स्ट ग्रुप। एमसीक्यू नंबर 8 है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ अ हैलोजन एंड अ सोडियम हैलाइड आर मिक्स टुगेदर। हमने ना 2 किस्म के सॉल्यूशंस लिए हैं, एक हैलोजन का लिया सॉल्यूशन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, और दूसरा हमने लिया है सोडियम हैलाइड का। सोडियम हैलाइड का मतलब है सोडियम का रिएक्शन किसी हैलोजन के साथ हुआ है। तो 2 किस्म के सॉल्यूशन हमने लिए, उनको मिक्स कर दिया। विच सॉल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन। तो उनमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है ना उसका कलर डार्क हो जाएगा, और आपने रिएक्शन भी बताना है। तो हमने ये डिस्कस किया था हैलोजन वाले टॉपिक में कि जो हैलोजन्स होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो अपने से कम रिएक्टिव हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। मसलन क्लोरीन और आयोडीन में अगर देखें तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है। तो इसमें होगा क्या, क्लोरीन जो है ना वो आयोडीन की जगह जाके लग जाएगा, जिसकी वजह से आयोडीन अलहदा हो जाएगा और उसकी वजह से सोल्यूशन का कलर डार्क हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ डी, क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड। क्लोरीन डिस्प्लेसिस आयोडीन फ्रॉम NaI। कहता है क्लोरीन जो है ना वो आयोडीन को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। जैसे रिएक्शन में देखें तो आई निकल गया और साथ में क्या लग गया, क्लोरीन। अभी जो आई निकला है ना इसने बना दिया है I2, और I2 का कलर क्या होता है, डार्क, इसलिए सोल्यूशन क्या हो जाएगी, डार्क ब्राउन हो जाएगी।
MCQ नंबर 9 है X इज़ अ मोनोएटॉमिक गैस। कोई एक गैस है X, वो मोनोएटॉमिक है यानी वो सिंगल एटम पर मुश्तमिल है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। हमने ये डिस्कस किया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं ना, जो कि आखिरी ग्रुप में मौजूद होती हैं, वो मोनोटॉमिक होती हैं, यानी वो एक एक एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं बनाती। तो ये एक्चुअल बात हो रही है नोबल गैसेस में। और नोबल गैसेस की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि वो रिएक्टिव नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ एक्स इज़ अनरिएक्टिव, यानी ये रिएक्शन नहीं करती। लास्ट MCQ है विच प्रॉपर्टी इज़ करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल्स, उनकी कौन सी इनमें से प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन है लो कैटालिटिक एक्टिविटी। अल्कली मेटल अच्छे कैटालिस्ट नहीं होते, उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं शॉर्ट आंसर्स पर। पहला क्वेश्चन है वाई डज़ इट बिकम ईजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। वो पहले ग्रुप की बात कर रहा है जिसको हम अल्कली मेटल्स का ग्रुप कहते हैं। कहता है जब हम उसमें टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं ना, तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको कट करना आसान हो जाता है। तो आपने इसकी रीज़न बतानी है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज। हमने ये डिस्कस किया कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। एंड एज अ रिजल्ट मेटेलिक बॉन्ड्स बिटवीन द मेटल एटम्स बिकम वीकर मेकिंग इट ईजियर टू कट। अब जब मेटल्स का साइज़ बढ़ेगा ना, तो उनके दरमियान जो मेटेलिक बॉन्ड था वो वीक होना शुरू हो जाएगा। तो जब मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो उनके एटम्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेटल सॉफ्ट बन जाएगा और उसको कट करना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम टुवर्ड्स हैलोजेंस। उसने हैलोजन के साथ पोटेशियम का रिएक्शन पूछा है कि पोटेशियम हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। पोटेशियम इज़ हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजेंस। कहता है हैलोजेंस के साथ पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है। इट ईजिली लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म K पॉजिटिव। अब इसके पास आखिरी शल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लूज़ कर देता है। तो जब लूज़ करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इट रिएक्ट्स विगरसली विद हैलोजेंस टू फॉर्म आयनिक साल्ट। और जब ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट बनाएगा। जैसे अगर क्लोरीन के साथ करेगा तो KCl, ब्रोमीन के साथ करेगा KBr, और अगर आयोडीन के साथ करेगा तो KI। यहाँ पे एक रिएक्शन भी मेंशन कर दिया कि पोटेशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ है और क्या बना है, KCl। क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक उसने रिएक्शन दिया है, इसमें जो क्लोरीन है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम देते हैं। विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहता है इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होगा। जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक साथ में रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्लोरीन हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो NaBr क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे NaBr इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को। तो सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि 25 डिग्री टेम्परेचर। तो वो कहता है आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की हालत में क्यों पाया जाता है। आयोडीन मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ड्यू टू देयर लार्ज साइज। आयोडीन का एटम जो होता है ना, उसका साइज़ बड़ा होता है, तो जो उसका मॉलिक्यूल है उनके दरमियान फोर्सेस भी क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स टाइटली इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। और जितने ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड की तरफ जाता है। तो इसलिए इसमें हम बात कर सकते हैं कि जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज निकल कैटलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। अब इंडस्ट्री के अंदर ना एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल जो होता है जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ऑयल के अंदर ना डबल बॉन्ड्स होती हैं ज़्यादा। तो उन डबल बॉन्ड्स को ख़त्म करने के लिए उसकी हाइड्रोजिनेशन की जाती है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब उसमें हाइड्रोजन को गैस ऐड किया जाता है ताकि वो डबल बॉन्ड ख़त्म होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो कहता है उस रिएक्शन के लिए ना एक कैटालिस्ट यूज़ होता है, उसका नाम है निकल। तो आपने ये बताना है कि निकल उस रिएक्शन में कैसे परफॉर्म करता है, वो उस रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करता है।
कैटलिस्ट जो होता है ना वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि निकल कैसे काम करता है। निकल प्रोवाइड अ सरफेस वेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड। अब निकल एक मेटल है, तो जब ये रिएक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे ना, तो जो हाइड्रोजन गैस है H2, इसके मॉलिक्यूल निकल के साथ जाके जुड़ जाएंगे एंड एक्टिवेटेड, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। द ऑयल मॉलिक्यूल्स आल्सो अटैच टू द सरफेस, और जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ये ऑयल है, ये भी जाके निकल के साथ जुड़ जाएगा। तो दोनों चीज़ें जुड़ गई, हाइड्रोजन गैस भी और ऑयल भी जुड़ गए। अलाउइंग हाइड्रोजन टू ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है ना वो इन डबल बॉन्ड के साइड पर जुड़ना शुरू हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा, कन्वर्टिंग द अनसैचुरेटेड फैट इनटू द सैचुरेटेड बॉन्ड, जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है ना ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, घी। तो ये रिएक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। थर्ड पोर्शन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। पहला सवाल है विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। नोबल गैसेस में हमने देखा था कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, तो वो पूछता है कि इनमें से मज़ीद अगर हम देखें तो किस नोबल गैस के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होंगे, और आपने उसकी वजह भी बतानी है। अभी आपके सामने नोबल गैसेस मौजूद हैं। सबसे ऊपर है हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। तो इसका राइट जवाब है हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द नोबल गैसेस। हीलियम सबसे पहला नोबल गैस है, इसलिए इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होंगे। अब इसकी वजह क्या है, दिस इज़ बिकॉज इट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़। ये सबसे ऊपर मौजूद है तो इसका साइज़ सबसे छोटा होगा। एंड द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और जितना साइज़ इसका छोटा होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी उतनी वीक होंगी। एज अ रिजल्ट वेरी लिटिल एनर्जी इज़ नीडेड टू सेपरेट द हीलियम एटम। अब जब उनके दरमियान फोर्सेस ही कम है तो उसके एटम्स के दरमियान फोर्स को ब्रेक करना भी आसान हो जाएगा। सो इट बॉयल्स एट वेरी लो टेम्परेचर, इसलिए इसको बॉयल करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो टेम्परेचर कितना है -269। तो इतने कम टेम्परेचर पर यह बॉयल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। अल्कली मेटल्स का हमने रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ। तो हम यहाँ पे 3 अल्कली मेटल्स ले लेते हैं, एक है लिथियम, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। अब इन तीनों का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करवाया है। तो लिथियम का जब होगा तो बनेगा लिथियम क्लोराइड, सोडियम का होगा सोडियम क्लोराइड, और पोटेशियम का होगा तो पोटेशियम क्लोराइड। अब हमने ये भी देखा था कि जब हम ग्रुप में डाउन की साइड में मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब जो पोटेशियम का रिएक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा तेज़ होगा, यानी वो धमाका खेज रिएक्शन होगा। जो सोडियम का होगा वो विगरस, वो भी काफ़ी फास्ट होगा, और जो लिथियम का होगा वो कुछ स्टेबल रिएक्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर ऑलमोस्ट ऑल द मेटल सॉलिड्स वाइल द नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज गैसेस एंड लीक सॉलिड्स। जो मेटल्स होते हैं ना वो तकरीबन सारे सॉलिड होते हैं, सिवाय एक के मरकरी के, वो लिक्विड होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कुछ गैसेस होती हैं और कुछ सॉलिड होते हैं। तो आपने इसकी रीज़न बतानी है। द डिफरेंस इज़ इन देयर टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो फ़र्क है उनकी एक्चुअल में बॉन्डिंग, जिसकी वजह से मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं ज़्यादा, और नॉन मेटल्स सॉलिड या गैस होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। हमने ये बात पढ़ी थी कि मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड्स होती हैं वो मेटेलिक बॉन्ड्स होती हैं और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। विच कीप देयर एटम्स पैक्ड टाइटली टुगेदर, जिसकी वजह से मेटल्स के जो एटम है ना वो एक दूसरे के काफ़ी करीब जुड़ के रहते हैं। मेकिंग देम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे लोहा है, कॉपर है। नॉन मेटल्स हैव वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं ना उनमें मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती, उनमें होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान, और ये निस्बतन मेटेलिक बॉन्ड के वीक होती हैं। जैसे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनके दरमियान फोर्सेस और वीक होंगी। सो मैनी एग्जिस्ट एज गैसेस और ब्रिटल सॉलिड। तो ज़्यादातर मेटल्स या तो गैसेस होंगे या वो ऐसे सॉलिड होंगे जो कि ईजिली ब्रेक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड्स। पीरियोडिक टेबल में आपने 3 एलिमेंट्स के नाम बताने जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक उसमें है मरकरी, दूसरे नंबर पे है ब्रोमीन, और तीसरे नंबर पे है गैलियम। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक नंबर डी है उसके एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर
12 तक। तो कहते हैं ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये बाकी एलिमेंट्स से कैसे डिफरेंट होते हैं आपने वो बताना है। पहली बात है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल्स विच गिव देम। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो आखिरी होते हैं डी ऑर्बिटल्स, जबकि बाकी में होते हैं एस पी और एफ। अब डी ऑर्बिटल्स की वजह से इनमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं। वो क्या क्या आती हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, उनमें चेंज आता है। जैसे आयरन है वो बाज़ रिएक्शन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और बाज़ रिएक्शन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर रहा है या वो गेन कर रहा है। तो कहते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो वेरिएबल होती हैं। दूसरे नंबर पे कलर्ड कंपाउंड, ये जो होते हैं कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। एबिलिटी टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट, इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनको कैटलिस्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स आयंस, और ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कम्प्लेक्स आयंस पर मुश्तमिल होते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ आर यूजुअली नॉट सीन इन द नॉर्मल मेन ग्रुप एलिमेंट, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं नॉर्मल वो शो नहीं करते, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो दूसरों से डिफरेंट होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहता है आपने क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी में फ़र्क करना है उनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो कहता है कौन जल्दी गेन करेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, और उसकी वजह से रिएक्टिविटी में क्या चेंज आएगा आपने वो बताना है। क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्लोरीन जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेप्ट जल्दी कर सकता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्रोमीन के मुकाबले में। सो इट कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम कंपाउंड्स लाइक NaBr। तो ये ब्रोमीन को हटाकर खुद जाके जुड़ जाता है। मसलन क्लोरीन और NaBr का रिएक्शन हो रहा है, अब क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये ब्रोमीन को निकाल कर खुद साथ जुड़ गया क्लोरीन, और ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में अलग हो गया। दिस इज़ बिकॉज क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैज़ अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगेन क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजेंस। वो पूछ रहा है कि हैलोजेंस के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव है। गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन योर आंसर, आपने 2 रीजन भी बतानी है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो है फ्लोरीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, आयोडीन। अब हम इनकी रीजंस पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़, फ्लोरीन का जो साइज़ है वो बाकी हैलोजेंस की निस्बत सबसे कम है। एंड इट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में। सो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गली, लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स को सबसे ताकत से खींचेगा। आयोडीन हैज़ अ लार्ज एटॉमिक साइज़, जबकि आप अगर आयोडीन को देखें तो ये लास्ट में मौजूद है तो इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। एंड वीकर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी 3 की निस्बत कम होगी। सो इट इज़ लेस रिएक्टिव, लिहाजा इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे कम होगी। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगले पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।